नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 141 के चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे। इससे पहले 10 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलन। हालांकि जो ये वाला चैप्टर है, इससे पहले पिछले कुछ चैप्टरों में इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली गई है, लेकिन इस चैप्टर में इन्हें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जैसे कि इस चैप्टर में हम चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, जल संरक्षण आंदोलन और ग्रीन पीस आंदोलन पढ़ेंगे। इन सभी आंदोलन की छोटी छोटी जो चर्चा है वो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में विस्तृत रूप से इन्हें बताया जाएगा। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह इसमें एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि हमारे डेली रूटीन के कार्यों पर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के जो प्रभाव हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जहाँ पर शुरुआत में जब महात्मा गांधी जी ने ये जो विचार दिए थे, इसकी अवहेलना की गई, इसकी उपेक्षा की गई, लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण संपत्तियों का विनाश किया जा रहा है, किस प्रकार से औद्योगिकरण के माध्यम से प्रकृति को दूषित किया जा रहा है, विकास परियोजनाओं के नाम पर नदियों के पानी का दोहन किया जा रहा है, विकास परियोजनाओं के नाम पर जिस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें ये बताती हैं कि जो हमारी उपभोक्तावाद वाली जो संस्कृति है, इसकी वजह से ही है। जो हमारी बेकार की जो डिमांडें हैं, इनकी वजह से ही हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, और जिसका परिणाम हम सब पर बराबर बराबर पड़ेगा। तो ऐसे में जो गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा जैसी नीतियां थीं, आत्मसंयम जैसी जो नीतियां थीं, खुद पर आत्मनियंत्रण जैसी जो नीतियां थीं, केवल उतनी जितनी आवश्यकता है उतने ही सामान का हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसे जो उनके विचार थे, कहीं ना कहीं आज जो हमें है ना वो ठीक लगते हैं। ऐसा इस चैप्टर की प्रस्तावना कहती है। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, जब हम पर्यावरणीय संबंधी आंदोलनों की चर्चा करते हैं। तो जब हम पर्यावरणीय संबंधी आंदोलनों की चर्चा करते हैं तो मोस्टली हमारे मन में ये आता है कि जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं, उनके खिलाफ जब आंदोलन किया जाता है तो वो पर्यावरणीय आंदोलन होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रकृति को बचाने के लिए आप अपने स्तर पर भी जो कार्य कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है वो डेवलपमेंट की वजह से ही हो रहा हो सकता है आप ही कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से प्रकृति दूषित हो रही हो। तो ऐसे में प्रकृति के दूषित होने के तरीकों को कम करना और लोगों में अवेयरनेस करना ही पर्यावरण संबंधी आंदोलनों का एक तत्व है। जैसे कि हमारी किताब कह रही है कि आमतौर पर लोग बाग कहते हैं कि भैया वो आंदोलन पर्यावरण संबंधी आंदोलन होते हैं जो विकास परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो परियोजनाएं होती हैं ये बड़े पैमाने पर क्या करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करती हैं। जैसे बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई इससे बिजली परियोजनाएं होंगी, इससे पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमारे प्राकृतिक जो जल है उसका अंधाधुंध उपयोग करना, उसका गैर लाभकारी परियोजनाओं में यूज़ करना, केवल कुछ एमएनसी कंपनियों को ही उसका प्रॉफिट पहुंचना। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर लोहे की खानें जहाँ पर होंगी, कोयले की खानें जहाँ पर होंगी, अन्य प्राकृतिक संसाधन जहाँ पर होंगे, उनका दबा के मिसयूज़ किया जाता है, केवल और केवल चंद प्रॉफिट के लिए, और वो भी प्रॉफिट केवल कुछ ही लोगों का हो रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या उस प्रॉफिट से क्या होती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है, जिसकी वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो संसाधनों को जो इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, ये ना अपरिमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यानी कि आप ये सोच रहे हो ना कि संसाधन इतने हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोयला हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक सीमित मात्रा में और एक दिन वो समाप्ति की ओर जाएगा। और आप इस तथ्य को नज़रअंदाज कर भी देते हैं तो एक दिन प्रकृति आपसे इस चीज़ का डेफिनेटली बदला लेगी। तो ऐसे में प्रकृति के दोहन को रोकने के लिए बड़े पैमाने में पर्यावरणीय आंदोलन चलाए जाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं डॉक्टर वंदना शिवा। इन्होंने कहा है कि आंदोलन बड़ी सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि समाज की एक तरीके से अभिव्यक्ति होती है, समाज की एक आवाज़ होती है आंदोलन। और लोकतांत्रिक देशों में आंदोलन करने का अधिकार इसलिए दिया भी गया है क्योंकि कई बार साधारण जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। तो साधारण जनता अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाए, वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे बताए, तो इसके लिए आंदोलन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये समाज को जोड़ते हैं, अनेक लोगों को और घटनाओं को जोड़ते हैं, और जो सोशल चेंज है, सामाजिक बदलाव है, इसमें भी ये आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और खासतौर पर जब हम पर्यावरणीय आंदोलन की बात करते हैं तो भाई पर्यावरणीय आंदोलन तो और भी ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं, क्योंकि ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बचाने की एक क्या है, मुहिम है। ये मत सोचिए आप कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ और पौधों को बचाने की एक मुहिम है। पर्यावरण आंदोलन तो समाज के एक एक व्यक्ति को बचाने की मुहिम है, क्योंकि जिस दिन एनवायरनमेंट खत्म हो गया उस दिन हम अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये कहने वाली बात है कि हम पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं, नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, जी नहीं।
हम अपने आप को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब तक प्रकृति है, जब तक हम हैं, जिस दिन हर एक व्यक्ति ये बात समझ लेगा, उस दिन समस्याएँ अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। पर्यावरणीय संबंधों आंदोलन की अगर बात करें, तो ये आंदोलन अहिंसक रूप से पूरे विश्व में चलाए गए हैं। इन्होंने राजनीति को भी प्रभावित किया और कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा भी चलाए गए हैं, तो ये राजनीतिक आंदोलन भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो महत्व है, वो प्रकृति के संरक्षण के लिए है। इसके साथ-साथ पर्यावरण आंदोलन की बात करेंगे, तो वेस्टर्न कंट्री में अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं और इसके साथ-साथ जो अल्पविकसित देश हैं, एशिया के देश हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, यहाँ पर आंदोलन अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करोगे, तो यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जो चिंता है, वो 1970 के बाद व्यक्त की गई, जब बड़े पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग हुई। लेकिन भारत जैसे देशों की बात करोगे, तो पर्यावरण के प्रति हमारा देश सदियों से अवेयर रहा है, सदियों से जागरूक रहा है। हमारे यहाँ पेड़-पौधों और वनस्पति की पूजा की जाती है, ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। भारत में पर्यावरण संबंधी आंदोलन की बात करोगे, तो ज़मीनी स्तर पर बहुत साल पहले से ही संचालित किए जा रहे थे और पता है मज़ेदार बात क्या है? जो आप सोच रहे हो ना बहुत पढ़े-लिखे लोग, बहुत बड़े वैज्ञानिक चलाते होंगे पर्यावरणीय आंदोलन, तो बिल्कुल ऐसा है नहीं। समाज का जो अशिक्षित वर्ग है, ग्रामीण वर्ग है, वो ये आंदोलन चला रहा है। शुरू में इनका ये आंदोलन बड़ी-बड़ी कंपनियों के खिलाफ थे क्योंकि ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना चाहती थीं। ये आंदोलन जल, वनस्पति, जीव, जैव विविधता के संरक्षण, जंगलों की कटाई से लेकर नदी प्रदूषण के खिलाफ तक चलाए गए। भारत में गंगा परियोजना, यमुना परियोजना चल रही है, वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा वनों को बचाने के लिए तो बड़े पैमाने पर आंदोलन चलते रहे। ब्रिटिश शासनकाल से ही वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलते रहे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पता है क्या हुआ? वनों के लिए कानून बना दिया गया कि अब साधारण जनता ना वनों में नहीं एंट्री कर सकती। क्यों? क्योंकि ना वनों की लकड़ी की कटाई की जरूरत थी और अंग्रेजों ने रेलवे पटरी पर बिछाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का कटाव किया, जंगलों का बड़े पैमाने पर दोहन किया। तो 1730 की बात है जब राजस्थान राज्य में बिश्नोई समुदाय के लोगों ने 300 कम लोग थे इसमें और अमृता देवी के नाम की एक महिला थी इसमें। इन्होंने खेजड़ी के पेड़ों से लिपट कर उन्हें काटने से बचाने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से अगर आप भारत में देखोगे, तो भारत में ये आंदोलन आंदोलन आज के नहीं है। भारत में इनका इतिहास 250-300 सालों पुराना मिल जाएगा और भारत की जो परंपरा है, हजारों साल पुरानी जो परंपरा है, जिसमें बरगद की भी पूजा की जाती है, पीपल की भी पूजा की जाती है, नीम को जल चढ़ाया जाता है, तुलसी को जल चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ना प्रकृति के संरक्षण की बात सदियों पुरानी है। जितना इतिहास मनुष्य का पुराना है ना भारत के अंदर, उतनी ही पुरानी है सरस्वती की पूजा की प्रवृत्तियाँ। नदियों को यहाँ पर माँ माना जाता है। लेकिन पता है क्या समस्या है? समस्या ये जो आने वाली जो लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, इन्हें ना पता ही नहीं है रियलिटी। तो इन्हें पता नहीं है ना, इसी वजह से दोहन कर रहे हैं। इनके लिए पता है क्या है, नदियाँ क्या हैं? नदी में पैर डालकर बैठने की एक जगह। लेकिन वास्तव में ना नदी सुरक्षित हो सकती है, नदी साफ़ भी हो सकती है, लेकिन नदी अगर प्रदूषित है, तो उसका कारण ना खुद ब खुद हम हैं। उसका रीज़न ये है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नदियों को आप नदियों के जो किनारे हैं, उस पर बस्तियाँ बसती जा रही हैं, झुग्गियाँ बसती जा रही हैं। परिणाम ये हो रहा है कि ना नदियों में जल की जगह दूषित पदार्थ ज़्यादा आ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को जो कचरा है वो सीधे नदियों में डाल दिया जा रहा है और फिर हमें इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। तो रियलिटी बताने के लिए ना अवेयर होना ज़रूरी है, इसलिए ना पढ़कर पास होना ज़रूरी है। आगे चैप्टर में चिपको आंदोलन के बारे में बताया है। 8वें चैप्टर में भी आपने चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर ना थोड़ा ही बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बताया गया है। यहाँ पर ये बता रहा है चिपको आंदोलन की जो बात है, वो उत्तराखंड के राज्य से जुड़ी हुई है, ये बात आपको पता है। गढ़वाल क्षेत्र था, ये बात भी आपको पता है। इस इलाके की बात करोगे उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की, तो ये एक संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। यहाँ पर तेज कटाव वाली नदियाँ हैं और गहरी घाटियाँ हैं। यहाँ पर ना कृषि करना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग पता है किस पर डिपेंड रहते हैं? वनों पर। यहाँ के लोग वनों से लकड़ियाँ ले आते हैं, यहाँ की महिलाएँ आती हैं, यहाँ से लकड़ियाँ चुग कर ले आती हैं खाना बनाने के लिए, चारा, ईंधन, रेशम के लिए ये लोग यहीं जंगलों पर ही डिपेंड रहते हैं। और सीधी-सी बात है इन लोगों का ये कहना है कि प्रकृति ने हमें इन जंगलों को उपहार में दिया है, आप कौन होते हैं हमसे ये छीनने वाले? तो ऐसे कुल मिलाकर ये लोग ना किस पर डिपेंड हैं? जंगलों पर। अब क्या हुआ है, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई। क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, तो ऐसे में शहरों का निर्माण हो रहा था। शहरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका दोहन किया गया। पहला वन कानून ब्रिटिश शासन में लागू किया गया। रेलवे लाइन बनाने के लिए लकड़ी की डिमांड थी। गढ़वाल स्टेट में 1840-1885 के बीच जंगलों को लीज कर दिया गया और ठेकेदारों को दे दिया गया। ठेकेदारों के अपने पर्सनल हितों की रक्षा के लिए वन कानून लागू किए गए। यानी कि वन कानून इसलिए नहीं लागू किए गए कि प्रकृति को बचाना है, वनों को बचाना है, नहीं। प्राइवेट कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाना है, इसके लिए वन कानून बनाए गए। अब ऐसे में ये जो स्थानीय जनजाति थे पहले,
वो पहले इन जंगलों में चले जाते थे बिना रोक टोक के। वहां से क्या करते थे, लकड़ी उठा लाते थे, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों को उठा लाते थे। अब जब वन कानून लग गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर खड़े हो गए और इन लोगों को एंट्री करने से मना कर दी। ये लोग किलस गए कि भैया जंगल हमारे हैं, जल हमारा है, जमीन हमारी है, और हमें एंट्री करने से आप रोक रहे हो। अब यहाँ की महिलाओं को बहुत दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ा, बहुत दूर दूर तक 5-5 किलोमीटर दूर लकड़ी इकट्ठी करने के लिए इन्हें जाना पड़ा। पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, पेड़ घटते गए। गांव की महिलाओं को जरूरी चारा और ईंधन इकट्ठा करने के लिए समय और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से डिपेंड किस पर थे, जंगलों पर। कई बार उन्हें जरूरी सामान जुटाने के लिए 5-5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। जंगल कम होने के कारण भीषण बाढ़ आने लगी, भूस्खलन आने लगे। इवन 1973 की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अलकनंदा घाटी में एक बहुत भयानक बाढ़ आई, बहुत सारे लोग मारे गए और अनगिनत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो लोगों ने सोचा ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है जंगलों की जो कटाई हुई है, ये जो यहाँ के नेचर को नुकसान पहुंचाया गया है, नेचर बदला ले रहा है और नुकसान हम लोगों का हो रहा है। तो ऐसे में जो ठेकेदार आ रहे थे यहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए, उन्होंने यहाँ पर मजदूरों को भेजा। तो यहाँ की महिलाओं ने देखा कि कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं यहाँ के पेड़ों को काटने के लिए। यहाँ की महिलाएं सारी इकट्ठी हो गई और इन लोगों ने क्या करा, पेड़ों से चिपक कर ये कहा कि आपको पहले हमें काटना होगा। बार बार वो लोग आते गए और बार बार ऐसे ही विरोध होता गया। देखते देखते आसपास के सारे गांव में ये विरोध होने लगा, आसपास के सारे क्षेत्रों में आंदोलन होने लगा और इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, गंगा देवी के नेतृत्व में आंदोलन चला। और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको पारिस्थितिकी वाले चैप्टर में दिए गए हैं, अहिंसक आंदोलन वाले चैप्टर में दिए गए हैं। इस घटना ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो पेड़ों की कटाई होती है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया। 75 दिनों तक पैदल यात्रा चलती रही, जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर किया गया कि सभी लोग पेड़ों से चिपकें और पेड़ों को काटने से बचाएं। कह रहा है वैसे तो भारत के इतिहास को आप बात करोगे तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पहली बार जो वर्ड यूज़ किया गया था ये वो धूम सिंह नेगी ने किया था। धूम सिंह नेगी ने सबसे पहली बार पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया था। इसके बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया। चिपको आंदोलन सिर्फ रेनी गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आगे चलकर टिहरी, कुमाऊं और अन्य इलाकों में भी, इसके अलावा अमरसर, चांचनीधर, डुगरी, पैटोली, बढ़ियाघर में भी फैल गया। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, सरकार को हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। तो इस प्रकार से हमारे देश में पर्यावरण को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो बिजी है डेली रूटीन में अपने, उसके पास सोचने का समय नहीं है, वो तो मानसिक रूप से विकलांग हो गया है। जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर भी कहते हैं, और भी बड़े बड़े जितने भी टीचर्स हैं जो गुरु सम्मान पाने योग्य हैं, वो सभी कह रहे हैं कि ना व्यक्ति ना सोचने की क्षमता उसकी खत्म होती गई है। आजकल पता है क्या है, किताबें बंदा पढ़ नहीं रहा, डायरेक्ट पता है क्या है, गूगल पर डालता है, चीज़ें सर्च कर लेता है। आप ही लोग लेक्चर सुनते हैं लेकिन किताबें नहीं पढ़ते, और आप तो फिर भी अब पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बंदे तो इतने होशियार होंगे, पेपर से एक दिन पहले देखेंगे और फिर उन्हें जॉब चाहिए 1 लाख रुपए पर मंथ की, अफसर बन जाएं वो। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रही हैं एक एक नंबर में, और फिर उसके लिए आप ल्यूसेंट रट रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। तो इसलिए चीज़ें आप पहले से पढ़िए, चीज़ें आप समझिए, चीज़ों को आप ना ये सोचकर चलिए कि आपको आगे काम आएंगी। बेवकूफ़ नहीं है इग्नू जो ये किताबें दे रही है आपको। आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की गई, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, और यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा बात की जाएगी इसके लिए। तो नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक बड़ी नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ों में है। यह नदी एमपी से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों की ओर बहती है। नदी के आसपास के 81% इलाके ग्रामीण हैं। यहाँ पर भील जनजाति, गौंड जनजाति और बैगास जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं, और ये सब लोग खेती करते हैं। नर्मदा बेसिन की अगर बात करो तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं, और नर्मदा घाटी के आसपास का इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं की कमी है, आसपास के एरिया में कई बार सूखा भी पड़ जाता है। सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे जो खनिज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर ना पन बिजली भी बन सकती है, जल विद्युत भी बन सकती है, लेकिन हुआ नहीं है इसका यूज़। तो ऐसे में ज़रूरत है कि किसी कंपनी के सहयोग से इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, जो यहाँ के खनिज हैं उनका यूज़ किया जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पन बिजली परियोजनाएँ हैं वो चलाई जा सकती हैं। तो इस परियोजना की भूमिका 1946 में ही बन चुकी थी, जब भारत आज़ाद होने वाला था। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद भी चल रहा था, जिसकी वजह से उस समय इस मुद्दे पर छोड़ दिया गया। लेकिन आगे चलकर एनडब्ल्यूडीटी यानी कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, और इसने कहा कि भाई नर्मदा नदी पर एक परियोजना होनी चाहिए, इस पर डैम बनने चाहिए,
और जल आपूर्ति को इससे बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा दे मिलेगा, बिजली को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा इस डैम से। तो इसलिए डैम बनना चाहिए और डैम का नाम था सरदार सरोवर बांध परियोजना और एक था नर्मदा बांध परियोजना। अब इसमें क्या हुआ, इसके लिए फंड की ज़रूरत थी तो वर्ल्ड बैंक भी इसमें आया और वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें फ़ंड दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड फंड दे रही है, गुजरात गवर्नमेंट भी फंड दे रही है। तो इस प्रकार से ना पैसे की कमी तो पूरी हो गई कि जितना पैसा लगेगा वो तो मिलेगा। लेकिन पता क्या हुआ, आसपास के लोगों को अब ये कहा गया, जितने भी लोग यहाँ पे आसपास के वो जो गांव रह थे, इतने लाखों गांव जो थे और लाखों लोगों को यहाँ से हटाना था। इस परियोजना में ये तो बात कर दी गई कि इस डैम से बिजली बनेगी, इस डैम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये परियोजना कुशल नहीं थी। इसे एक अच्छे से लागू नहीं किया जा रहा था क्योंकि इस परियोजना की वजह से आसपास के लगभग 1.5 लाख एकड़ की जो जमीन थी वो डूब सकती थी। 3.5 लाख एकड़ वन भूमि थी, उस पर बाढ़ आ सकती थी। तो ऐसे में तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, लाखों लोगों का पलायन होना था और जो लोग डूबने का खतरा महसूस कर रहे थे वो लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। अब मुद्दा यहाँ से गंभीर हो गया। सरकार ने हालांकि ये कहा कि हम लोगों को पुनर्वास करवाएंगे, लोगों को रहने की जगह देंगे, इवन उन्हें रोजगार सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन पता है क्या हुआ, गुजरात सरकार ने सबसे ज़्यादा लोगों को पुनर्वास दिया जबकि अन्य स्टेटों की सरकार ने ऐसा नहीं किया। जनता को ये लगने लगा कि चलो हमारा पुनर्वास तो आप कर दोगे, लेकिन जो हम यहाँ से बैठकर खाते थे, जो हमें यहाँ पर रोजगार मिलते थे, क्या वो नई जगह मिल पाएंगे? क्या नई जगह के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे? क्या नई जगह पर हम बेगाने बनकर रहेंगे? ऐसी बहुत सारी समस्या थी क्योंकि जो बंदा जहाँ रहता है ना उसे वहाँ से छोड़ना नहीं चाहता। अब ऐसे में सरकार ने जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, यानी कि जमीन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और उन लोगों को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। ऐसे में इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स के नाम पर आंदोलन करने शुरू कर दिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया गया कि ये लोग नर्मदा नदी के संसाधनों का दुरुपयोग करना चाहते हैं, नर्मदा के पानी का दुरुपयोग करना चाहते हैं, वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। इससे इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित होगा, नदी और ज़्यादा प्रदूषित होगी क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम है इसके और लॉस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आंदोलन 1985 में शुरू हो गया। लोग बड़े पैमाने पर हड़ताल किए, उन्होंने एकजुट जुलूस किए, बड़े पैमाने पर नाव की रैलियां निकाली गई। एक स्त्री हैं, इस समय पॉलिटिक्स में भी है, मेघा पाटेकर। शुरुआत में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, इस समय मुझे नहीं पता है। तो इन्होंने कई बार अनशन किए, भूख हड़ताल की। आगे चलकर इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। वर्ल्ड बैंक इस परियोजना से पीछे हट गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक समीक्षा करवाई, जांच करवाई और वर्ल्ड बैंक को लगा नहीं यार ये गलत है, मेरी साख पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक इस परियोजना से पीछे हट गया। लेकिन हमारे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर ये सोचा कि नहीं ये परियोजना चलनी चाहिए और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया गवर्नमेंट के, लेकिन कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए और ये कहा कि देखो आप बांध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को पुनर्वास अच्छे से होना चाहिए, लोगों के मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हुए आप तरीके से काम करेंगे। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की जीत तो हुई इसमें, लेकिन फिर भी इस मुद्दे ने पूरे विश्व पर, वर्ल्ड बैंक तक पर यह निशान लगा दिया कि ऐसी परियोजना चलनी चाहिए। कहीं ये परियोजनाएं मनुष्य प्राणी जगत और पर्यावरण के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये सरकारों की मिलीजुली साजिश तो नहीं है एमएनसी कंपनियों के खिलाफ, एमएनसी कंपनियों के साथ? कहीं साधारण जनता को दबाया तो नहीं जा रहा? ऐसे प्रश्न इस आंदोलन ने खड़े किए हैं। आगे एक और आंदोलन बहुत अच्छा साइलेंट वैली आंदोलन है। देखो साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये केरल में है। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो केरल में पलक्कड़ जिले में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर ना झींगुर नहीं थे। झींगुर जो होते हैं ना, ये चू 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 की ऐसी आवाज़ करते हैं। तो ये जो झींगुर नहीं थे यहाँ पर, तो इसी वजह से ना बिल्कुल शांत जगह थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे नाम दिया साइलेंट वैली, क्योंकि इस जगह पर कोई भी झींगुर नहीं थे। साइलेंट वैली की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो असंख्य तितलियों की प्रजाति आपको मिलेंगी, हजारों तितलियों की प्रजाति मिलेंगी और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको जानवर भी दिखाई देंगे, यानी कि बिल्कुल नेचुरल इलाका है। यहाँ पर आप जाइए, आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस एक टाइप का आपको दिखेगा। गवर्नमेंट पता है क्या चाहती थी, यहाँ पर पनबिजली परियोजना लगा दी जाए और ये कहा गया कि भैया यहाँ की परियोजना से लोगों को बिजली मिलेगी। हालांकि उद्देश्य ये था यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना। अब लोग इस बात को समझ गए क्योंकि लोगों को इतना भी बेवकूफ़ आप नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर ये प्लांट यहाँ लगेगा बिजली का तो इससे रेडिएशन भी होगी, इससे अन्य कार्य भी होंगे, फिर धीरे धीरे आप यहाँ पर एमएनसी कंपनियों को भी लगाओगे। फिर क्या होगा, जो इस क्षेत्र की पर्यावरण वनस्पति है, यहाँ के जीव जंतु हैं, यहाँ की पक्षियों की प्रजाति हैं, यहाँ पर फूल और पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ के लोग ये बात जानते थे। ऐसे में इन लोगों ने आंदोलन शुरू करा और इस आंदोलन का नाम हुआ साइलेंट वैली आंदोलन। और ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ?
केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जो डैम बनाए जा रहे थे, इसके लिए। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों ने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और साइलेंट वैली एक्शन फॉर्म जैसी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, सुनीता नारायण जैसी शख्सियत इसमें शामिल हुई। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसे बड़े पैमाने पर सहयोग मिला और बहुत सारे लोगों तक अवेयरनेस पहुंची। न्यूज़लेटर, पत्र पत्रिकाओं के जरिए विद्यार्थियों ने, युवाओं ने आम जनता में जागरूकता फैलाई। इसके साथ साथ केरल सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा गया कि आप पहले इसकी जांच करवाइए और हमें इसके बारे में बताइए कि इससे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। नुक्कड़ नाटक किए गए, प्रदर्शनी की गई, वाद विवाद चला, मैराथन मार्च आयोजित किया गया, 400 गांवों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये पहली बार थी कि इतने बड़े पैमाने पर छात्रों ने भी किसी पर्यावरण आंदोलन में हिस्सा लिया हो। गवर्नमेंट को इस मामले में झुकना पड़ा और एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के संस्थापक माने जाते हैं, वो एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक माने जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर ये ना प्लांट नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर ये परियोजना नहीं चलनी चाहिए। आगे चलकर सरकार ने क्या हुआ, फिर साइलेंट वैली जंगल को नेशनल पार्क घोषित कर दिया और आगे चलकर इसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व का क्षेत्र घोषित कर दिया और इस क्षेत्र को बचाने के लिए मुहिम सरकार ने भी चलानी शुरू कर दी। इस प्रकार से साइलेंट वैली बच गया। अगर वहाँ के लोग अवेयर नहीं होते, वहाँ की जनता अवेयर नहीं होती, वो जनता खुद आगे नहीं बढ़ती, तो शायद एक बहुत अच्छा प्राकृतिक इलाका हम खो देते हैं। आगे चैप्टर में जल संरक्षण आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि पीने का पानी एक दुर्लभ संसाधन है। वैसे तो पूरे विश्व में बहुत सारा पानी है, लेकिन उसका मात्र 2.4% लगभग पीने लायक है और उसमें भी भारत जैसे देशों की बात की जाए, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर है और पानी का एक बहुत छोटा हिस्सा यहाँ पर है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि पता है पहले क्या होता था। पहले ना छोटे छोटे नलके लगे होते थे, फिर बड़े बड़े नलके लगने लगे, फिर क्या हुआ, जेट लगने लगे, आज समरसीबल है और वो समरसीबल भी सूखते जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है वो कितना गंदा आ रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं और पानी कब कब आ रहा है ये भी आपको पता है। पानी के लिए लड़ाई झगड़े आम बात हो चुकी हैं और कई बार कुछ इलाकों में तो जानलेवा हमले तक हुए हैं। तो जल इतना दुर्लभ संसाधन है, तो जल को बचाने के लिए आम जनता क्या कर रही है या फिर कुछ संस्थाएं ही काम कर रही हैं, ये इस वाले पैराग्राफ में बताने वाला है वो आपसे। तो जल संरक्षण आंदोलन का मतलब है पानी को बचाने के तरीके, पानी को बचाने के लिए अवेयरनेस, पानी को बचाने के लिए सरकार को मजबूर करना और सरकारी परियोजनाओं की बात करना। गवर्नमेंट अपने स्तर पर, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर और जनता अपने स्तर पर इसके लिए कार्य कर रही है। लेकिन मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा यह है कि बड़े पैमाने पर जो वैश्वीकरण चल रहा है, बड़े पैमाने पर जो एमएनसी कंपनियां लगाई जा रही हैं, ऐसे में सरकार जो है वो इस एमएनसी कंपनियों के हितों के लिए काम कर रही है और जनता के कल्याण की अवहेलना कर रही है। वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उन्हें बड़े पैमाने पर प्राकृतिक अधिकार के रूप में एमएनसी कंपनियों को दे दिए जा रहे हैं क्योंकि उससे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो साधारण जनता है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पिसती जा रही है। सरकार जल संरक्षण के नाम पर प्लांट बनाती है और वास्तव में उस मीठे पानी का यूज़ किसको देने कर देती है? वो कंपनियों को। ऐसे में कंपनियां ज़्यादा बड़े पैमाने पर पानी का यूज़ कर रही हैं और आम जनता को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ आंदोलन सरकार चला रही है, कुछ आंदोलन सरकार के सहयोग के बिना भी चल रहे हैं और ये लोग जल संकट के समाधान के लिए पॉजिटिव प्रयास कर भी रहे हैं। जो लोग हैं ये सरकार की भूमिका को लेकर सहमत नहीं है, ये सरकार को शक की निगाहों से देखते हैं। इनका मानना है सरकार कुछ हमारे लिए नहीं करेगी, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि राजेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा चलाई थी कि हाँ भाई जल के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पैदल पैदल गए और बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल भी हुए। इसी प्रकार से एक चीज़ और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि दक्षिणी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 3 साल भयंकर सूखा पड़ा, भूजल लगभग समाप्त हो गया, खत्म की ओर था। सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही थी, अधिकारी कुछ कर नहीं रहे थे, सरकार सुन नहीं रही थी। जनता ने खुद ही क्या करा, पार्टिसिपेट किया, सभी लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या करा, स्थानीय आबादी को अवेयरनेस करा। इसमें सबसे बड़ा योगदान था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, जिन्होंने इसके लिए पेमेंट करी। ये यात्रा जिले के करीब 40 गांवों से होकर गुजरी। लोगों को भूजल संरक्षण के महत्व के बारे में संदेश दिया गया, लोगों को अवेयर किया गया और लोग इस अवेयरनेस में शामिल भी हुए। राष्ट्रीय जल चेतना जैसी यात्राएं ये बताती हैं अगर कम्युनिटी खुद जागरूक हो जाए, कम्युनिटी खुद अवेयर हो जाए, साधारण जनता खुद अवेयर हो जाए, तो शायद उन्हें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किन्हीं अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है और बड़े बड़े कुछ लोग हो सकते हैं टाटा जी जैसे, जो उन्हें सपोर्ट कर सकें। तो इस प्रकार से जल संरक्षण अभियान चल रहा है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे
तो वाटर टैंक बनाने की घोषणा कर दी गई है। अरवारी संसद प्रोग्राम राजस्थान में है, जहाँ वर्षा के पानी को भूमिगत टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसे तमाम चीज़ें जल संरक्षण को बचाने के लिए चल रही हैं। गवर्नमेंट हरियाली प्रोग्राम चला रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार नीरू मीरू जल कार्यक्रम चला रही है, यानी कि जल और आप। ऐसी एक और आंदोलन हमारे कोर्स में दिया है, ग्रीन पीस सोसाइटी। देखो, चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे दिया करो। हज़ारों लोग वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं आप। तो कमेंट बॉक्स में कम से कम आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। तो देखिए, ग्रीन पीस आंदोलन क्या है? तो हुआ क्या था, आप सभी को पता है 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर चला था, शीत युद्ध चला था। और शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ बड़े बड़े परमाणु हथियारों का निर्माण कर रही थी। तो ऐसे में इन परमाणु हथियारों से ना सिर्फ मनुष्य को बल्कि प्राकृतिक जगत को भी खतरा था। ऐसे में एक सोसाइटी बनाई गई, ग्रीन पीस सोसाइटी। और ग्रीन पीस सोसाइटी इन परमाणु परीक्षणों का विरोध करने के लिए बनाई गई। तो ग्रीन पीस की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल संगठन है। 1969 में इसकी स्थापना इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षण कर रहा था, खासतौर पर अलास्का में। तो ये लोग नाव यात्रा लगाते थे और जहाँ पर परमाणु टेस्ट होना था वहाँ पर जाते थे, उस चीज़ का विरोध करते थे। और ऐसे में ये आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसने वास्तव में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक हर चीज़ को प्रभावित किया। ग्रीन पीस एक मुख्यतः पर्यावरण संबंधी आंदोलन है जिसमें राजनीतिक गतिविधियां हुई और ये अहिंसक रूप से हुआ। इस आंदोलन ने ये कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बंद करो, और जितने भी हमारे प्राचीन वन है उन्हें बचाओ, जहरीले केमिकल्स का यूज़ मत करो, उन पर रोक लगाओ, खाद्य पदार्थों में जो जेनेटिक छेड़छाड़ कर रहे हो उसे रोक लगा दो आप, परमाणु मुक्त भविष्य होना चाहिए और विश्व के समुद्रों का संरक्षण करो। ये इनकी कुछ मांगे हैं। आप जब एमए में जाएंगे तो ग्रीन पीस आंदोलन चैप्टर का ही नाम है, जिसमें और अच्छे से इस चीज़ को बताया जाएगा। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया है। तो सारांश की चर्चा वैसे मैंने पहले ही कर ली है। जैसे कि हम सभी सभी जानते हैं कि मनुष्य आज साइंस टेक्नोलॉजी से कितनी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और विकास के लिए चीज़ें ज़रूरी भी हैं। लेकिन विकास के चीज़ लिए जितनी चीज़ ज़रूरी है उतनी ज़रूरी है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का इतना ज़्यादा हम दोहन कर रहे हैं कि एक दिन वो हमारे लिए ही समस्या का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। और आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ गति से हो रही है। तो गांधी जी वैसे तो एक पर्यावरणविद नहीं थे, उन्होंने कोई हरित दर्शन पेश नहीं किया था, लेकिन जो उनके सत्य अहिंसा के विचार हैं, आत्मनियंत्रण के विचार हैं, सादा जीवन के विचार हैं, वो ये बात बताते हैं कि अगर इस टाइप से अगर हम जीवन जिएं, भोग विलास की वस्तुओं का त्याग कर दें, तो शायद हम नेचर को अपने आप बचा लेंगे। आज़ादी के बाद जो तेज गति से विकास की बात रही, इस तेज गति से विकास की वजह से पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी बहुत पैदा हुई हैं। जल संसाधन, वन संसाधन और भूमि के इस्तेमाल की वजह से लोगों को नुकसान भी होने लगा है। और ये सब चीज़ें हमसे छुपी नहीं हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी मीटिंग्स इसके लिए हो रही हैं, चाहे रियो सम्मेलन हो, चाहे स्टॉकहोम सम्मेलन हो, चाहे बाली सम्मेलन हो, चाहे जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो। चिंताएं तो व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिख नहीं रहा है। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं, गांधी जी के दर्शन, विचार, तौर तरीकों के समकालीन समय में कैसे आंदोलन को प्रभावित किया है। तो आप बताएंगे गांधी जी के तरीके हर आंदोलन में दिख रहे हैं क्योंकि वो आंदोलन अहिंसक रूप से हैं। चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन करो, चाहे आप चिपको आंदोलन करो, ग्रीन पीस सोसाइटी का आंदोलन देख लो, जल संरक्षण आंदोलन देख लो, तो ये गांधीवादी तौर तरीकों से प्रभावित हैं। विभिन्न पर्यावरणीय संबंधी आंदोलन के शुरू होने के क्या कारण थे, तो आप रीजन सारे के बताओगे। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, साइलेंट वैली अलग अलग से दिया गया है, ये सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा सामाजिक सद्भाव। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।